गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अस्तित्व में कैसे आया। देखिए, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उरुग्वे दौर जो हुए थे, उनकी वार्ताएं सितंबर 1986 से दिसंबर 1993 तक जारी रही और उरुग्वे दौर में हुए समझौते का दूरगामी परिणाम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना था। यह संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया और इसने गाट जो है उसका पूर्ण रूप से स्थान ले लिया है। और विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने से किसी भी देश के द्वारा एक तरफा कार्रवाई अपने घरेलू व्यापार नियमों के अंतर्गत करना संभव नहीं रह गया है। एक पक्षीय अथवा दो पक्षीय विनियमनों का स्थान बहुपक्षवाद ने ले लिया है। इस बात की आशा है कि अमेरिका अब WTO के अनुशासन के अंतर्गत रहेगा और वह अपने व्यापार नियमों के अधीन जापान, चीन, भारत और अन्य देशों के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई से संकोच करेगा। WTO के जो मुख्य कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन, कार्यकरण और प्रोत्साहन में सहायता देना। व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन और कार्यकरण के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराना। विश्व व्यापार संबंधित विषयों पर सदस्य देशों में वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध कराना। सदस्य देशों में झगड़ों के निपटारे से संबंधित नियमों और विधियों का प्रशासन करना। व्यापार समीक्षा प्रणाली का प्रशासन करना। विश्व व्यापार आर्थिक नीति बनाने में अधिक एक सुरता प्राप्त करने के लिए IMF, IBRD और इनकी सहायक एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार समझौता और भारत के संबंध में। देखिए, विश्व व्यापार समझौते का जो अंतिम प्रारूप था वो 500 पृष्ठ का था और इसमें 40 अलग अलग समझौते शामिल थे, जिनमें प्रशुल्कों और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता गैट्स और बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर सामान्य समझौते प्रमुख थे। और विश्व व्यापार समझौते के मुख्य पहलू प्रशुल्क, मात्रात्मक नियंत्रण, सेवाओं में व्यापार, कृषि, कपड़ा, सिलसिलाए वस्त्र, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, अनुदान, व्यापार से संबंधित निवेश, राशिपातन के नियम, सरकारी खरीद, झगड़ों का निपटारा आदि थे। और डंकल प्रारूपों के प्रस्ताव के प्रस्तुत होने के समय से ही कई विषयों पर विकसित देशों तथा भारत समेत सभी कम विकसित देशों में भारी मतभेद रहे हैं। और भारत में यह विवाद रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता देश के लिए लाभदायक है अथवा नहीं। तो इसका मूल्यांकन हम करने का प्रयास करेंगे और निस्संदेह समझौते के कुछ पहलुओं के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है, परंतु समझौते के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच करने से हम ये समझ सकेंगे कि इससे भारत को शुद्ध लाभ हो सकता है और हमें निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहला जो है प्रशुल्कों में कमी से संबंधित है। अंतिम समझौते के अंतर्गत देखिए, विकसित देशों को 6 साल के समय में प्रशुल्क प्रतिबंधों को 36% तक घटाना था और विकासशील देशों को 10 साल के समय में प्रशुल्कों को 24% तक कम करना था। और ये स्पष्ट है कि देखिए, विकसित देशों को जिनका वस्तुओं के निर्यात में 71% भाग है, बाजारों के खिलने से इनको अधिक लाभ होगा। भारत का वस्तुओं व्यापार में मात्र 1% से कम भाग है, इसलिए प्रशुल्कों में कटौती से उससे केवल बहुत सीमित लाभ की आशा हो सकेगी। और इस संबंध में यह अनुमान लगाया गया कि भारत के निर्यात में वार्षिक वृद्धि लगभग $1 मिलियन हो सकेगी। फिर है आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट से संबंधित। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोटा तथा गैर प्रशुल्क नियंत्रणों का प्रश्न है, अंतिम समझौते में यह प्रावधान था कि उन्हें प्रशुल्कों में बदल दिया जाए जिन पर निर्धारित कटौती करने के लिए कहा गया था।
भारत जैसे कम विकसित देश क्योंकि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए व्यापार पर गैर प्रशुल्क प्रतिबंध पर बहुत भरोसा रखते हैं, इसलिए ये आशंकाएं प्रकट की गई कि आयात पर मात्रात्मक नियंत्रणों को समाप्त कर देने से इन देशों की औद्योगिक वृद्धि धीमी पड़ जाएगी और आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को भारी धक्का लगेगा। यद्यपि भारत ने प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क रुकावटों को दूर करने जैसे आर्थिक सुधारों को पहले ही शुरू कर दिया था, इस बात की संभावना नहीं है कि अंतिम समझौते के कारण भारत अधिक तेजी से मात्रात्मक व्यापार नियंत्रण के ढांचे को किसी बड़े पैमाने पर गिरा देगा। जिन देशों को भुगतान संतुलन के गंभीर घाटे की स्थिति का सामना हो, उन्हें यह समझौता इन प्रतिबंधों को बनाए रखने की आज्ञा देता है। और फिर है सेवाओं में व्यापार से संबंधित ट्रेड एंड सर्विसेज। अंतिम समझौते में सेवाओं में व्यापार को पहली बार शामिल किया गया है। सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक देश के क्षेत्र से दूसरे को उपलब्ध कराई गई सेवाएं। दूसरा, एक देश के क्षेत्र से दूसरे देश के उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं जैसे पर्यटन। तीसरा, एक देश की सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई के द्वारा दूसरे देश को दी गई सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवाएं। चौथा, एक देश के नागरिकों के द्वारा दूसरे देश में उपलब्ध कराई गई सेवाएं जैसे सलाहकार सेवाएं अथवा निर्माण प्रोजेक्ट। और यह माना जाता है कि सीमा पार कौशल गहन जो स्किल इंटेंसिव सेवाओं के चलन अर्थात कुशल जनशक्ति के निर्यात से भारत को लाभ पहुंचेगा। फिर है कपड़ा और सिले सिलाई वस्त्र। टेक्सटाइल और क्लोथिंग से संबंधित कपड़े और सिले सिलाई वस्त्र से संबंध में अंतिम समझौते में प्रावधान किया गया है कि बहुरेशा समझौता मल्टी फाइबर जो एग्रीमेंट है वो 1995 में शुरू करके 10 साल की अवधि में समाप्त किया जाना था। बहुरेशा जो समझौता के अंतर्गत निर्यात करने वाले देश के लिए कोटा निर्धारित करके कपड़े के व्यापार को विनियमित किया गया था। और WTO समझौते से पहले की गई वार्ताओं में अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ था कि MFA की अवधि को और बढ़ा दिया जाए और इसकी समाप्ति की अवधि 10 साल की बजाय अधिक लंबे समय 15 साल के लिए रखी जाए। भारत ने इस संबंध में यह रुख लिया कि MFA की अधिकतर समाप्ति प्रारंभिक वर्षों में की जाए, न कि बाद के सालों में। यद्यपि भारत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु अमेरिकी प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया। और MFA को समाप्त कर देने से कपड़ा निर्यातकों के लिए बाजारों के खुल जाने से भारत और अन्य कपड़ा निर्यातक देशों को लाभ होने की आशा थी। फिर है कृषि अनुदान से संबंधित एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से संबंधित। WTO के समझौते से भारत और अन्य विकसित देशों को मुख्य लाभ कृषि अनुदान के क्षेत्र में है। कृषि उत्पादन पर अनुदान को घटाने की संभावना के कारण हमारे देश के लोगों में व्यापक डर पैदा हो गया था और उन्हें चिंता थी कि अनुदानों के घटाने से कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को धक्का पहुंचेगा, जन वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कृषि उत्पादों की लागत और कीमत में वृद्धि हो जाएगी और कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसर गंभीर रूप से क्षीण हो जाएंगे। और आरंभ में वार्ताओं में अनुदानों जो उत्पादन का आधिक्य पैदा करते हैं जैसे यूरोपियन संघ में और उन्हें उन अनुदानों जिनका उद्देश्य निर्धन लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना था और जो विकासशील देशों में अनाज सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले थे, इसमें स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सका था। और भारत द्वारा इस पर जोर देने से अनुदान से संबंधित इस भेद को WTO के समझौते में शामिल कर लिया गया। फिर है जन वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित। आरंभ में देखिए यह डर प्रकट किया गया था कि अनुदानों के बारे में WTO विनियमनों का भारत में जन वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और WTO के समझौते से ऐसे डर समाप्त हो गए। जन वितरण प्रणाली PDS का संबंध उपभोक्ता अनुदानों के साथ है। WTO का मुख्य रूप से संबंध उन अनुदानों के साथ है जो व्यापार में विकृति पैदा करते हैं, डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं और इनमें मुख्य रूप से निर्यात अनुदान और कुछ कम सीमा तक उत्पादन अनुदान शामिल है। उपभोक्ता अनुदान आवश्यक रूप में घरेलू मुद्दा है और वे WTO क्षेत्र के बाहर हैं। इस प्रकार अनाज की सरकार द्वारा खरीद, भंडारीकरण और वितरण पर WTO समझौते का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। फिर है अनिवार्य आयात कंपल्सरी इंपोर्ट से संबंधित। WTO के समझौते में यह निर्धारित किया गया कि भारत जैसे विकासशील देश सभी व्यापार करने वाले देशों को विदेशी निर्यातकों को अपने बाजार में अधिक पहुंच की आज्ञा देनी चाहिए। समझौते के पहले साल में सदस्य देशों को घरेलू उपभोग के 2% स्तर तक कृषि वस्तुओं का आयात करना था। 6 साल के बाद इस अनुपात को बढ़ाकर 3.3% किया जाना था। इस
इस प्रावधान से अनाज के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को धक्का पहुंचने का डर था, परंतु यह प्रावधान भारत पर वर्तमान समय में लागू नहीं होता। और फिर निर्यात अवसर के संबंध में है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स। अगर हम देखें तो WTO समझौते के अनिवार्य आयात के प्रावधान के फलस्वरूप विकसित देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात करने के अवसर पैदा होंगे, और भारत जैसे कम विकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में उत्पादन लागतें अपेक्षाकृत कम है, और इसके अतिरिक्त विकसित देशों में अनुदानों के ऊंचे स्तरों के कारण उनके द्वारा विकासशील देशों की तुलना में अधिक मात्रा में अनुदान कटौती करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप भारत की अपेक्षा वहां पर कृषि तथा अन्य उत्पादों की लागत और कीमतों में अधिक वृद्धि के कारण भारत को विकसित जगत में अपने निर्यात को बढ़ाने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। और यदि भारतीय उत्पादक और सरकार ऐसे अवसरों का लाभ उठा पाते हैं तो देश निर्यात को बढ़ाने के योग्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। WTO समझौते की सबसे विवादास्पद और नकारात्मक विशेषता व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार ट्रिप्स है। ट्रिप्स का समझौता इन बातों को शामिल करता है: कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, खाका डिजाइन और संगठित सर्किट तथा व्यापार भेदों समेत प्रकट न की गई सूचना। फिर नेक्स्ट है आपका व्यापार से संबंधित निवेश उपाय यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम ट्रिम्स कहते हैं। WTO समझौते के में निर्धारित किया गया कि WTO के सदस्य देश के द्वारा आर्थिक नीतियों को लागू करने में विदेशी निवेशकों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूंजी आयातक देशों के द्वारा निवेश के क्षेत्र, इक्विटी भागीदारी, लाभों को वापस भेजने और पूंजी को वापस भेजने के संबंध में कोई नियंत्रण लागू नहीं किए जाएंगे। WTO का कोई भी सदस्य देश निवेश पर ऐसे नियंत्रण लागू नहीं कर सकता जो WTO के नियम के साथ असंगत हो। फिर नेक्स्ट है आपका झगड़ों का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। विश्व व्यापार समझौते में सदस्य देशों में व्यापारिक झगड़ों को निपटाने और उन्हें किसी भी सदस्य देश द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाई से बचाने के लिए प्रावधान किया गया है। फिर है राशिपातन विरोधी उपाय, एंटी डंपिंग मेजर्स। WTO समझौते के कारण यदि कुछ देशों की कार्रवाई से एक देश के घरेलू उद्योगों को विशेष चोट पहुंचती है तो उस सदस्य देश को राशिपातन विरोधी उपाय करने की आज्ञा है। पीड़ित देश को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना होता है कि राशिपातन किया जा रहा है, उसे राशिपातन की मात्रा की गणना करनी होती है और यह दिखाना आवश्यक है कि उसे राशिपातन के कारण काफी चोट पहुंची है। फिर है औद्योगिक विस्तार के अवसर, प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। भारत में कुछ उद्योगों के विकास पर प्रशुल्क में कमी और ट्रिप्स के कारण रुकावटों की संभावना के होते हुए भी तस्वीर बिल्कुल धूमिल नहीं है। यह समझौता कृषि विनिर्यात के अवसरों का विस्तार करके कृषि के विकास, कृषि उत्पादन के विविधीकरण और कृषि के तकनीकी रूपांतरण में सहायता करता है। और अब भारत की विश्व व्यापार संगठन से वचनबद्धताएं क्या हैं? व्हाट आर इंडियाज कमिटमेंट्स टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम देखते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है क्योंकि इसने गैट के उरुग्वे दौर के अंतिम समझौते पर 15 दिसंबर 1993 को हस्ताक्षर किए थे। इसकी WTO की सदस्यता के फलस्वरूप भारत WTO के सभी सदस्य देशों से सबसे मित्र राष्ट्र का दर्जा पाने के योग्य हो गया। WTO के सदस्य के रूप में भारत के लिए कुछ दायित्व निभाने आवश्यक है और ये जो दायित्व है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रशुल्कों में कमी से संबंधित टैरिफ रिडक्शन। उरुग्वे देखिए दौर से पहले लगभग 6% प्रशुल्क क्षेत्रों में कमी की जानी थी। WTO की सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत को लगभग 67% क्षेत्र प्रशुल्क युक्त थे। इसका अर्थ था कि उन क्षेत्रों में प्रशुल्कों में कमी करनी थी। भारत ने गैर कृषि तैयार वस्तुओं पर अधिकतम प्रशुल्क सीमा 40% मूल्यानुसार और मध्यवर्ती वस्तु, मशीनरी और औजारों पर यह सीमा 25% तक ले आने का जिम्मा लिया। और कपड़े के संबंध में शुल्कों में चरणों में कमी 10 साल के समय में करनी थी, परंतु भारत ने अपने अधिकार को सुरक्षित रखा। यदि कपड़े और सिले वस्त्र के बारे में समझौता पूरी तरह कार्यान्वित नहीं होता या इसे लागू करने में देर हो जाती है तो भारत जो है 1990 के प्रशुल्क स्तरों पर वापस लौट जाएगा। और फिर है भारत ने खेती उत्पादों में कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर प्रशुल्क को 100 से 300% तक घटाने का वचन दिया, परंतु बाजार तक पहुंच
और अनुदानों में कमी के बारे में कोई वचन नहीं दिया गया। फिर है मात्रात्मक नियंत्रण, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन से संबंधित। डब्ल्यूटीओ के समझौते के अधीन कोई देश जिसे बीओपी की कठिनाइयों का सामना हो वह आयातों पर कुछ हद तक मात्रात्मक नियंत्रण लगाए रख सकता था, और बीओपी नियंत्रण की कमेटी ने मात्रात्मक नियंत्रणों के संबंध में उसे हटाने की योजना भारत से पूछी। भारत ने बाद में अपने व्यापार भागीदारों से सलाह शुरू की। अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से समझौता किया जा सका कि उन नियंत्रणों के 1997 से 6 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा। और नेक्स्ट है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार, ट्रिप्स रिलेटेड। ट्रिप्स से संबंधित डब्ल्यूटीओ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत 19 अप्रैल 1999 तक अपने घरेलू पेटेंट नियम में संशोधन के लिए राजी हो गया। 1998 के सदन के जो विंटर सत्र था उसमें पेटेंट नियम के संशोधन के लिए बिल दाखिल किया गया और जनवरी 99 में यह कानून पास कर दिया गया। फिर है ट्रिप्स से संबंधित व्यापार रिलेटेड संबंधित निवेश उपाय से संबंधित है। भारत ने डब्ल्यूटीओ को आश्वासन दिया कि व्यापार से संबंधित निवेश पर प्रतिबंध को 1 जनवरी 2000 तक समाप्त कर दिया जाएगा। सूचना टेक्नोलॉजी समझौते के अधीन 95 क्षेत्रों में 2000 के वर्ष तक प्रशुल्क घटाकर शून्य कर दिए गए। शेष 122 क्षेत्रों में प्रशुल्क को धीरे धीरे चरणों में घटाया जाएगा। फिर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज से संबंधित सेवाओं के व्यापार के बारे में सामान्य समझौता। तो सेवाओं के बारे में व्यापार में भारत का उद्देश्य था कि विदेशी सेवा पूर्तिकारों को ऐसी क्रियाओं में दाखिल होने दिया जाए जो पूंजी, अंतर्वाहों, टेक्नोलॉजी और रोजगार की दृष्टि से भारत के लिए सर्वाधिक लाभप्रद हो। भारत ने 33 क्रियाओं में विदेशी सेवा पूर्तिकारों के देश में प्रवेश का वचन दिया। सीमा शुल्क मूल्यांकन, कस्टम वैल्यूएशन से संबंधित। फिर नेक्स्ट है भारतीय संसद ने में 1998 के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का संशोधन किया गया ताकि इसे गैट 1994 की धारा 7 के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधानों और सीमा शुल्क मूल्यांकन समझौते के अनुरूप बनाया जा सके। थैंक यू।